हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन बच गए थे उनको कवर करने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन अभी इस वीडियो में भी सारे ख़त्म नहीं होंगे। इस वीडियो में भी हम लोग 30 से 32 क्वेश्चन करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग लास्ट की वीडियो में कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मेंसुरेशन काफ़ी जल्दी आने वाला है, तो कल ही आपको मेंसुरेशन की और प्रॉफिट एंड लॉस की दोनों वीडियो कल ही मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट वीडियो और मेंसुरेशन की पहली वीडियो, जो मेंस 2011 से 18 तक मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए हैं उनकी पहली वीडियो आपको कल मिल जाएगी, जिसमें हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये पहली बात मैं डेली कहता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको नया देखने को मिलता है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल भी समय न गंवाते हुए। 31 नंबर तक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, इसमें 32 से शुरू करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखे हैं। चलिए यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला बात कि लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, ठीक है। यानी कि शुरू में आप मान लो कि अगर खरीदा था वह 100 का, यानी कि CP1 हम मान लेते हैं, यानी कि पहली बार उसने 100 रुपये में खरीदे थे, तो बेचेगा कितने में, तो आप बोलेंगे कि 5% अधिक पर बेचता है, यानी कि 105 में बेचा होगा। यही बात है। दूसरी बार क्या कर रहा है कि अगर वह 5% कम पर खरीदा होता, यानी कि CP2 जो है वो 100 के बदले में 95 में खरीदा होता 5% कम में, और 2 रुपये कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। यानी कि विक्रय मूल्य 2 रुपये कम होता तो 10% का लाभ होता। अभी आप यहाँ से सोच लो कि अगर क्रय मूल्य 95 है और 10% लाभ लेकर के बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना बनेगा, यानी कि SP2 कितना होगा। आपने 95 रुपये में खरीदे और 10% लाभ लेना चाहते हैं। 95 का 10% का मतलब 95, 10% निकालने का मतलब लास्ट का एक डिजिट छोड़ के और पॉइंट बैठा दो, यानी कि 9.5, 9.5 रुपये का लाभ होता। अब बताओ 9.5 रुपये का लाभ अगर 95 में आप खरीदे हैं, 9.5 रुपया बढ़ाकर बेचेंगे तो कितना में आप बेचेंगे, तो आप बोलेंगे जी 104.5 हो गया, तो 104.5 रुपये में वो बेचा होगा दूसरी बार। लेकिन विक्रय मूल्य कितना कम कर दिया है, 2 रुपये कम में बेचा है। यहाँ पर आप परसेंटेज में देखो कितना कम में बेचा है, तो आप बोलेंगे भाई कि परसेंटेज में 0.5 कम हुआ है, तो हम ये बोलेंगे कि 0.5% की जो वैल्यू है वो सवाल के हिसाब से 2 रुपये कम है। अगर 0.5 का मतलब 2 है, यानी कि आप पॉइंट हटाते हैं तो ये 0 और 5 चौ के 20, एक की वैल्यू अगर 4 है तो हमें क्रय मूल्य बतानी थी, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 400 हो जाएगी। और 400 इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन बी। क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है और हमने CP1 100 माना भी था, तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 होगी, और यही अपना उत्तर है। देखिए मैं वापस एक बार समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने बोला आपको कि अगर 100 में आपने खरीदा होता तो 105 में बेचना पड़ता, क्योंकि 5% अधिक पर बेचा गया है। दूसरी बार अगर आपने 5% कम में खरीदा होता, यानी कि 95 में खरीदा होता, तो 10% लाभ लेकर के बेचते और विक्रय मूल्य 2 रुपये कम हो जाता। तो हमने 95 का 10% लाभ जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया, विक्रय मूल्य 104.5 आ गया। अब हमने देखा कि विक्रय मूल्य में परसेंटेज में कमी आ रही है 0.5% की, लेकिन सवाल में ये रुपये में थी, 2 रुपये के बराबर था। 0.5 बराबर 2 रुपया हो गया, यानी कि एक की वैल्यू 4 यूनिट है, तो हमें क्रय मूल्य बताना था, यानी कि 100 की यूनिट कितनी हो जाएगी दोस्त, 400 हो जाएगी, और यही अपना आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 33। यहाँ पे आसान सा सवाल है, ऐसा सवाल मैंने करा दिया है। आप देखोगे कि 54 रुपये में जब बेचा गया तो 10% की हानि हुई है। आपसे बोल रहा है कि 20% का लाभ लेने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए। तो आप सीधा सीधा समझ लो कि 10% की शुरू में हानि हुई है, यानी कि 90% का कीमत इसे मिला है। कब, जब इसने 54 रुपये में बेचा है। 54 रुपये में बेचने से इसे 10% की हानि हो गई, यानी कि 90% ही वैल्यू प्राप्त हुई। अगला बार 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ, 100 तो क्रय मूल्य होता है, 20% लाभ का मतलब 120% की वैल्यू हमसे पूछी है। आप 120 निकाल लो, इजीली निकाल सकते हैं। देखो 9 छक 54। अब देखो 10 को हम 120 बनाने के लिए 12 से गुना करेंगे, तो इधर भी 12 से गुना कर लेते हैं, तो 12 छक कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 72 अपना आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ये आसान है, इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं रह जाती है। देखिए अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि यदि एक दुकानदार 20% की छूट देना चाहता है तो उसे 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। यदि वह 405 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे इसके लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज में आप देख रहे हैं कि 20% की छूट है, तो अगर आपने ऐसा सोच लिया यहाँ पर कि छूट हमेशा MP पर दी जाती है, तो MP के हिसाब से आपको फ़ायदा निकालना पड़ेगा।
लेकिन एक्चुअली में 20% छूट का मतलब यहाँ पर है कि 20% छूट का मतलब है कि 20% कम में वह सीपी से 20% कम में बेचता है। ठीक है, 20% छूट लिख दिया है, इसीलिए गड़बड़ी आ सकती है थोड़ी सी लैंग्वेज में, लेकिन इसका मतलब आप समझ लो कि यहाँ पर इस पार्टिकुलर सवाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, हर एक जगह नहीं कि किसी भी सवाल में आप 20% छूट का मतलब 20% हानि ले लो। यहाँ पर ये मतलब निकाल के आप बनाओगे तभी इस सवाल को हम बना सकते हैं, वरना 20% छूट के हिसाब से आप एमपी निकालने लगोगे तब इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और वैसे सवाल भी गलत लगने लगेगा आपको। तो 20% छूट का मतलब सीधा सीधा आप 20% कम समझ लो कि 80% की वैल्यू हमें है मिली है, कब, जब 300 रुपये में हम बेचते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि अगर 405 रुपये में बेचे जाए तो लाभ कितना होगा। तो यहाँ से आप निकाल लो डायरेक्ट, देखो कुछ कट सकता है कि नहीं। इसको 405, 5 4 9 3 से कटने वाला तो दिख रहा है यह, तो हम एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं और ये 15 से कट जाएगा क्या। 15 से कट रहा है तो हम इसको काट लेते हैं, ये 4 दूना 8 और ये 2 से 15 दूना 30, और 15 से ये देख लो कितना गुना हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि 15 दूना 30 और 15 सत्ते 105, यानी कि ये 27 गुना हो रहा है। 15 को हम 27 से गुना करेंगे तो 405 बन जाएगा, ये 27 टाइम्स है, तो इसको भी हम 27 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 108। अब 108 का मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, यानी कि 8% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। सवाल आसान ही है, लैंग्वेज थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला भाई कि अगर 80% मिला है हमें कब, यानी कि 20% कम मिला है प्राइस कब, जब हमने 300 रुपये में बेचे हैं। अब अगर 405 में हमें बेचना है तब हमें कितनी प्राइस मिलेगी, तो 108% आ गया। इसका मतलब 8% का लाभ हो जाएगा, क्योंकि 100% हम सीपी को लेते हैं। अब यही इसे हम छूट मानते, देखो बनाते तो आप इसी तरीके से वैसे भी, लेकिन अगर आप 20% के छूट मानते तो ऐसे कंडीशन में ये 8 जो है ये एमपी से 8 ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, समझने वाली बात है बस, और कुछ नहीं। आते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगले सवाल में क्या है। देखिए इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित कर दी और बेचते समय 20% का छूट भी दे दिया और फिर उसे 48 रुपये का लाभ हो गया। तो आपको बताना है कि वस्तु की लागत मूल्य क्या है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप 100 मान के डायरेक्ट परसेंटेज निकालते चले जाओ, या फिर 40% एक बार अधिक है एक बार 20% छोड़ा गया है तो आप सक्सेसिव निकाल लो। यहाँ पे सक्सेसिव का मतलब हम जैसे एक्स वाई निकालते हैं कि एक्स बढ़ा तो एक्स, फिर वाई बढ़ा तो वाई, फिर प्लस एक्स वाई बटा 100, आप ऐसे करके निकाल लो एक ही बार कि फाइनल परसेंटेज क्या, फाइनल में आपको लाभ कितने % का हो रहा है। तो हम ऐसे कर लेते हैं, देखो 40% अधिक लिखा है। अब ये बात हम लिख के करेंगे ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट देखो 40 अधिक है यानी कि प्लस का 40, फिर 20 छोड़ दिया यानी कि 20 ही रह गया, फिर 40 दूना 80 यानी कि 8, 20 में से 8 जाएगा तो 12% का लाभ बचेगा एक्चुअली में। तो ये 12% का लाभ कितना आ गया सवाल में, 48 के बराबर। आप देख रहे हैं 4 गुना है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी, कि 12 चौक 48, 4 से ये गुना हो रहा है तो 100 भी 4 से गुना हो जाएगा और 400 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सक्सेसिव निकालने वाला कंडीशन जरूरी नहीं है कि आप लिख के करो, इस बात को आप माइंड में कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पे कि एक विनिर्माता उत्पादन लागत से, यानी कि उत्पादन लागत से 30% अधिक पर अपना विक्रय मूल्य नियत करता है, यानी कि जितना कॉस्ट प्राइस होता है उसका 30% ज़्यादा वो बेचने के लिए एसपी नियत कर देता है। अब यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाता है, यानी कि सीधी भाषा में आप समझो तो क्रय मूल्य 12% बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य भी 10% बढ़ जाता है, तो लाभ की परसेंटेज अब क्या होगी। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या करना है, आप पहले समझ लो कि सीपी कितना था दोस्त, 100, तो बेचा कितना में जाना था, बेचा जाना था 33% अधिक में, यानी कि 133 में बेचा जाना था। लेकिन सीपी 12% बढ़ गई। ठीक है, प्रोडक्शन जो है उसमें जो प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस, वो 12% बढ़ जाता है, यानी कि सीपी 112 हो गया 100 से, और एसपी भी 10% बढ़ जाता है। तो इसका 10% बढ़ाओगे तो 10% कितना होगा, लास्ट का एक अंक छोड़ के पॉइंट बैठाना है, यानी कि 13.6, 13.6 ये बढ़ जाता है। तो इसमें 13.6 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 13.6 जोड़ना है तो 0.6 तो रहेगा ही रहेगा, और फिर 3 और 3 6, 146.6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको लाभ कितने हो गया इस कंडीशन में, जब विक्रय मूल्य 13%, हमने 10% बढ़ा दिया और हमने क्रय मूल्य को 12% बढ़ा दिया, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया 146.6 और खरीदारी हो गई कितनी की, 112 की। तो लाभ कितने का हो गया, आप घटा लो तो 6 तो आएगा ही लाभ में, फिर 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 4 हमारे पास, ये पॉइंट का 6 है, 0.6, और फिर आप देखेंगे 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी कि 34.6 का हमें क्या हो जा रहा है यहाँ पे, सही घटाए हैं ना हम लोग, 0.6 तो आना ही है, फिर 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, 34.6 का हमें लाभ हो जाएगा। कितने पे, नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं तो क्रय मूल्य आप लिख लो 112, 112 है ये, और गुणा में 100। ठीक है, अब एक जीरो से ये पॉइंट साफ हो जाएगा, बाकी को आप कटा के देख लो कितना आता है।
अच्छा देखो, अगर ये 300 जैसे ऑप्शन है, पहले आप देख लो, ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है और ये एग्जैक्ट कटेगा कि नहीं इसका पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि लगभग में कटा के चलते हैं अप्रॉक्सीमेट मान के। और ऐसा मैंने बहुत बार आपको CISI में भी अप्रॉक्सीमेशन करके दिखाया है और प्रॉफिट एंड लॉस की पहली वीडियो में भी मैंने दिखाया है। अगर देखो इससे आप 3 बार ही कटाना चाहो तो ये 336 रहता तो 3 बार कट जाता। 3 बार कटने का मतलब 336 मान के अगर हम 3 बार कटाएं और एक जीरो यहाँ पे आएगा, यानी कि 30% आता कब, जब ये 336 होता। लेकिन आपको पता है कि 336 ये थोड़ा ज़्यादा है, तो 30 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आएगा और 30 से थोड़ा ज़्यादा आने का मतलब ऑप्शन बी आएगा आंसर। ठीक है, 36 नहीं आ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप 36 से गुना करोगे इसको तो ये 346 को भी क्रॉस कर देगा, आप गुना करके चेक कर सकते हैं। 35 ही नहीं होगा तो 36 होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देख लो हमने 3 बार में कटाया दोस्त, तो ये 336 बन गया। अगर 4 बारी में भी आप कटाते यानी कि 31 बार में भी कटाते तो ये 350 को पार कर जाएगा। 336 और 112 और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 30 से थोड़ा ऊपर से कटेगा और 30 से थोड़ा ऊपर जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन बी, बाकी कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आएंगे जल्दी से। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है, यानी कि छूट देकर के बेचता है। यदि अंकित कीमत क्रयमूल्य से 12% अधिक लिखा गया है और वस्तु 532 में बेची गई हो तो क्रयमूल्य क्या होगा। सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि दोनों बार यहाँ पर बेस सेम है। यहाँ भी अंकित कीमत पर ही छोड़ दिया गया है और यहाँ पर भी अंकित कीमत क्रयमूल्य से 12% का अधिक किया गया है। तो 2 बार सक्सेसिव आप लगा सकते हैं। एक बार जैसे कि 5% की कटौती की गई तो आप -5 लिखोगे, +12 लिखोगे क्योंकि 12 अधिक था, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 12 25 60 का मतलब 0.6 आ जाएगा। अब ये 12 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो आप बोलेंगे दोस्त 7, और 7 में से 0.6 जाने का मतलब कितना हो गया, 6.4। 6.4 का ओवरऑल लाभ मिलेगा इससे, सीधी सी बात है। अब ये आप डायरेक्ट परसेंटेज मान के भी कर सकते थे कि चलो हमने 100 माना, 1 मिनट, आप बोलते कि हमने 100 माना CP और इसके बाद MP जो है वो 12% अधिक लिखा गया है, यानी कि ये 112 हो गया। फिर जो बेचा जा रहा है वो इसमें 5% छोड़कर बेचा जा रहा है, इसमें से इसका 5% घटाओगे तो भी आपका 106.4 आएगा। ठीक है, और हमने डायरेक्ट ये बात सक्सेसिव से निकाल लिया, डायरेक्ट जो परसेंटेज निकलता है सक्सेसिव से XY करके, वैसे निकालने पर हमें 6.4% आया प्लस में। इसका मतलब कि इतना का लाभ हुआ है उसे। अब 6.4% लाभ लेकर के बेचेगा तो आप बताओ कितना में बेचेगा। 100 की तो खरीदारी होती है, CP हम 100% मान के चलते हैं और 6.4% का लाभ हो गया, यानी कि 106.4% में उसने बेचा है। और 106.4% की वैल्यू रुपए में कितनी है, कितने रुपए में बेचा गया है, 532 में। अब यहाँ से आप तो काट लो, या काटने में दिक्कत है, पॉइंट्स पॉइंट दिख रहा है आपको तो आप DS लगाओ, डिजिटल सम लगाओ। यहाँ पर देखो, अगर डिजिटल सम हम लगाते हैं लेफ्ट साइड में तो आप बोलोगे 6 4 10 का डिजिटल सम 1 और ये 1 2। लेफ्ट साइड में डिजिटल सम 2 हो गया, तो राइट साइड में डिजिटल सम देख लो पहले कितना है। तो इधर देखोगे 3 2 5 और 5 5 10 का डिजिटल सम इधर 1 है। अब ये ध्यान रखना कि अगर लेफ्ट साइड यानी कि बटा के नीचे डिजिटल सम 2 होता है तो हम ऊपर गुना कराते हैं 5 से, तो यहाँ पर 5 से गुना कराना पड़ेगा, यानी कि जो डिजिटल सम आएगा आंसर का वो 5 आएगा। और आंसर का डिजिटल सम 5 होगा। आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में डिजिटल सम 5 बनेगा, बाकी किसी में 5 नहीं बनेगा। अगर आप डिजिटल सम से नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको कटा भी सकते हैं, कटाने के बाद भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है, फिर उसे अंकित कीमत पर 25% कम भी कर देता है, यानी कि छूट दे देता है, और फिर उसे बेचता है 2100 रुपये में। तो दुकानदार के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, CP क्या था। सबसे पहला बात वही, एक बार बढ़ा दिया एक बार घटा दिया तो आप सक्सेसिव लगा लो 40% का और 25% का, या आप सीधा परसेंटेज भी लगा सकते हैं कि 100 अगर दाम था तो 140 लिख दिया और उस पर से उसका 25% छूट भी दे दिया। 25% छोड़ने का मतलब 1/4 इसका छोड़ दिया, 1/4 140 का कितना होगा, या ऐसे ही निकाल लो 140 का 50% का मतलब आधा 70 और 25% के लिए उसका भी आधा कर दो, 35 छोड़ दिया, इसमें से 35 छोड़ देगा तो 105 में बेचेगा। सवाल के हिसाब से 105 में बेच रहा है परसेंटेज में, लेकिन इसकी वैल्यू रुपए में कितना है, 2100 है। अभी देखो 105% की वैल्यू अगर 2100 है तो हम ये कह सकते हैं दोस्त कि 105 से 2 बारी में 210 कट जाएगा, यानी कि एक की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी थी, जो कि कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगा, और 2000 अपना उत्तर है। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लो या सक्सेसिव लगा लो। आप डायरेक्ट 40% का और 25% का सक्सेसिव निकालोगे तो 40 बढ़ाता है, यानी कि प्लस में 40, 25 छोड़ देता है उसमें से, 40 में से 25 छोड़ देंगे तो बच जाएगा हमारे पास कितना, 15। और फिर 40 गुना 25 करोगे तो 1000 बटा में 100, यानी कि 10 और छोड़ना पड़ेगा 15 में से, यानी कि फाइनल में उसे 5% का लाभ होगा। तो 5% का लाभ का मतलब हम बोलते हैं 105% की वैल्यू फिर से 2100 है,
तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000, और यही अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आएंगे जल्दी से। देखें भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया कि यदि 20% की हानि हो रही है तो विक्रयमूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि वापस क्रयमूल्य प्राप्त हो सके। देखो 20% की हानि का मतलब क्या हो गया, अगर आप फ्रैक्शन में बात करो तो 20% की हानि का मतलब, देखो 20% का मतलब क्या हुआ, पहला बात 1/5। ठीक है, अब इसमें ये हानि हो रही है, इसका मतलब कि अगर हमने 5 में खरीदा है, CP 5 है, तो हम एक हानि लेकर के बेचेंगे, यानी कि बेचेंगे कितना में दोस्त, एक हानि का मतलब 5 में से एक कम में बेचेंगे, तो 4 में बेचेंगे। इस बात को हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि देखो, या तो आप इतना लिखो या इससे अच्छा है कि आप सीधा समझ लो कि 20% हानि का मतलब हुआ 4/5 में बेचना। अब 4/5 को वापस एक बनाने के लिए आप किससे गुना करोगे, तो आप बोलेंगे इसका अपोजिट से, इसका उल्टा से, यानी कि 5/4 से गुना करना पड़ेगा। तो 5/4 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। और ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि देखो, मेन बात है कि हमने फ्रैक्शन में CP को 1 लिया है, इसीलिए 4/5 को वापस आपको एक बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, तो आपको इसके उल्टा 5/4 से गुना करना पड़ेगा। और ये बात अगर आपके दिमाग में नहीं जा रही है तो मैं दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस तरीके में आओ, जो मैंने पहले बताया था कि 20% का मतलब हुआ 1/5, और ये हानि था, इसका मतलब कि 5 में खरीदा था तो एक कम में बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। अब इस 4 को SP को कह रहा है कि किस भिन्न से गुणा किया जाए कि वापस क्रयमूल्य आ जाए। अब बताइए क्रयमूल्य हमारा कितना है, तो आप बोलेंगे 5 है CP। अब 4 को हम 5 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, तो डेफिनेट सी बात है कि हमें 5/4 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये 4 कट के और 5 हमारा CP बच जाएगा, जो कि हमारे पास CP है। तो हमें किससे गुना करना पड़ा भाई, 5/4 से गुना करना पड़ा, और 5/4 अपना आंसर है, ऑप्शन सी। देखिए इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि रमेश ने कोई पुस्तक 30% हानि पर बेची, यदि वह 140 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ हो जाता, तो क्रयमूल्य बताइए। ऐसे सवाल में मैंने आपको बताया है कि अगर एक बार हानि एक बार लाभ है तो आप जोड़ लीजिए, या दोनों बार लाभ लाभ है तो आप घटा लीजिए, या दोनों बार हानि हानि है तो भी घटा लीजिए। अगर दोनों बार अलग है, एक बार लाभ एक बार हानि है, तभी जोड़ते हैं। और ऐसा क्यों होता है ये मैंने कई वीडियो में बता रखा है, जैसे SD यादव का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व किया है, राकेश यादव सर का सॉल्व किया है, तो उन सारी वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने बता रखा है कि क्यों ऐसा करते हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि एक बार लाभ था एक बार हानि था, तो जोड़ेंगे तो 40 और 30 70% बन जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है सवाल में, 140 है। अगर 70% की वैल्यू 140 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 70 का ये डबल है, तो यहाँ पर भी डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, और 200 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आएंगे। देखिए अगले सवाल में आपको यहाँ पे बोला गया है कि किसी दुकानदार ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे, 30 अंडे रास्ते में टूट गए, तो उसे शेष अंडों को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। ऐसे सवाल में देखिए फाइनल आपको बोला गया है कि फाइनली 20% का लाभ चाहिए, चाहे जितना भी खरीदारी पड़ा हो। अब जितने अंडे टूट गए वो तो टूट गए, जो अंडे बचे हैं उन्हें किस दर पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो पहले आप ये समझ लो कि 20% का लाभ पर बेचने के लिए हमारा विक्रयमूल्य कितना होना चाहिए। तो पहले हम फाइनल विक्रयमूल्य की बात कर लेते हैं कि SP हमारा कितना होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि पहले CP देखना पड़ेगा कि CP कितना है, तभी तो SP निकाल पाएंगे। तो CP हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 20 रुपये प्रति दर्जन है, यानी कि 12 अंडों का कीमत है 20 रुपया। तो पहले आप दर्जन में देखो कितने दर्जन अंडे खरीदे हैं भाई, 510 अंडे खरीदे हैं। दर्जन बनाने के लिए हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं, इतने दर्जन खरीदे हैं। और एक दर्जन की कीमत अगर 20 रुपया है तो इतने दर्जन की कीमत इतना गुना में 20 हो जाएगा। ये तो इसकी खरीदारी है। अभी 20% का लाभ लेकर के बेचना है, यानी कि SP लाने के लिए हमें 120/100 से गुना कराना पड़ेगा, क्योंकि 20% का लाभ भी चाहिए। अब आप इनको कटा लो जरा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो साफ नज़र आ रहा है, ये 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारे पास विक्रयमूल्य चाहिए वो कितना चाहिए भाई, और उसे 1 मिनट, ये तो फाइनल विक्रयमूल्य चाहिए इतना। अभी देखो जो बच जाता है उसके पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास कितना बच रहा है, 510 गुना में 2 है, अगर आप चाहो तो गुना भी कर सकते हैं, इसको 1020 आ जाएगा, 1020 का विक्रयमूल्य होना चाहिए। लेकिन ये कितने अंडों का होगा भाई, कितने रुपए दर्जन बेचना पड़ेगा आपको, दर्जन निकालने के लिए अब वापस क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है मेन बात यहाँ पर कि 30 अंडे टूट गए हैं उसके, ठीक है। अब शेष अंडे किस दर पर बेचने चाहिए, और सारे ऑप्शन जो हैं प्रति दर्जन में हैं। तो पहले अगर आप किस दर पर बेचने के लिए निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है कि 510 अंडों में से 30 अंडे तो टूट चुके हैं, यानी कि बचा होगा उसके पास 480 अंडे, तो 480 से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल 1020 रुपये चाहिए आपको, ठीक है। और एक अंडे को आपको कितना में बेचना पड़ेगा, तो 480 अंडे रह गए हैं, 480 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये एक अंडे के हिसाब से कीमत आई। लेकिन हमें 12 अंडे के हिसाब से बताना है, तो बाद में 12 से गुना भी करना पड़ेगा। 12 से मैंने गुना क्यों किया,
क्योंकि हमें दर्जन में चाहिए। ठीक है, हमें जो आंसर बताना है वो प्रति दर्जन में है, सीधी सी बात है। आप वापस समझ लो, पहले मैं आंसर निकाल देता हूँ। देखो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर ये 12 चौक 48 और 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 4 दूना 8, फिर 4 पच्चे 20, 25 ही आ गया। तो 25 से शुरू एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी है। ठीक है, फर्दर आप अगर डिवाइड भी करते हो तो 20 आएगा, यानी कि अपने पास 4 पच्चे 20 आएगा, 25.5 आंसर आएगा। अब एक बार वापस समझते हैं इसको। देखिए मैंने शुरू में क्या बोला आपको कि पहले आप बिक्रैमुल निकाल लो कि फाइनल आपको बेचना कितने में पड़ेगा। उसके लिए क्रैमुल निकालना पड़ेगा, तभी तो 20% लाभ जोड़कर हम बताएंगे कि बिक्रैमुल कितना होगा। तो हमने क्रैमुल देखा कि हमारे पास 510 अंडे थे, लेकिन क्रैमुल हमें प्रति दर्जन के भाव से पता है कि 12 अंडे 20 रुपये में खरीदे गए हैं। तो पहले दर्जन में हम बना दिए कि भाई 510 को दर्जन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग करना पड़ेगा। तो 510 को मैंने 12 से भाग किया, इसका मतलब कि इतने दर्जन अंडे खरीदे गए थे, और एक दर्जन की कीमत अगर 20 रुपये थी तो इतने दर्जन की कीमत इतना, और इंटू में 20 होगा, तो मैंने 20 से गुना कर दिया। अभी ये क्रैमुल आ गया, ये वाला जो पार्ट है ये क्रैमुल का पार्ट है केवल। अभी बिक्रैमुल निकालने के लिए हमें 20% का लाभ चाहिए, तो मैंने 120/100 से गुना करा दिया, और फाइनली ये कटाकर हमारे पास आया कितना, 10-20 आ गया, यानी कि 1020 रुपये आ गए। इतना रुपया में टोटल अंडा बेचना पड़ेगा। अब अगर एक अंडे की कीमत की बात करें तो हमें पता है कि 30 अंडे टूट गए हैं। 510 अंडे लाया था, उसमें से 30 टूट गए, तो रह कितने गए, 480 अंडे। अब टोटल 1020 रुपया में बेचना है 480 अंडों को, तो एक अंडे की कीमत कितनी हुई, हमने 480 से डिवाइड कर दिया। ये एक अंडे की कीमत आ रही है, लेकिन हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो प्रति अंडे नहीं दिया गया है, प्रति दर्जन दिया गया है, यानी कि हर एक 12 के लिए। तो अगर एक की कीमत इतनी है तो 12 की कीमत कितनी होगी, 12 से मैंने गुना करा दिया और अपना आंसर आ गया 25.5। बस देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि ए ने बी को 12% की हानि पर कोई वस्तु बेचा, घड़ी बेचा है। बी ने वह घड़ी सी को 12.5% के लाभ पर बेच दिया। अब ये कह रहा है कि ए बी को उस कीमत पर घड़ी बेचता है जिस कीमत पर सी ने खरीदी थी, तो ए को हुए लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। जरा ध्यान से बात को समझिएगा, सवाल कोई बड़ा नहीं है, सवाल आसानी है, बस थोड़ी सी ज़रूरत है आपको समझने की। आप देखिए ए ने क्या किया है, ए ने बी को बेचा है 12% की हानि पर, यानी कि ए अगर 100 का लिया होगा तो बी को दिया होगा 88 का। 12% हानि का मतलब यही होता है। अब बी ने सी को वह 12.5% के लाभ पर दे दिया। अब देखो बी ने सी को, देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8, 25% होता है 1/4, और ये उसका भी आधा है, 25 का आधा है, यानी कि ये 1/8 है। तो 88 का 1/8 निकालोगे तो 11 8 88 कट जाएगा, यानी कि अपने पास 11 रुपये आ जाएगा। यानी कि बी सी को 11 रुपये फ़ायदा लेकर के देता है, तो 11 रुपये अगर आप जोड़ते हैं तो सी की कीमत कितनी आ जाएगी, 99। अब ये कह रहा है कि ए यदि बी को 88 में न बेच करके उस कीमत में बेचा होता है जिसमें सी खरीदा था। सी कितना में खरीदा है, 99 में खरीदा है। अब अगर ए बी को सी की खरीदी गई कीमत पर बेचा होता, यानी कि 99 में बेचा होता, तो उसे कितना लाभ या हानि होता। अब देखो ए के लिए कीमत है 100 रुपया, लेकिन अगर ये 99 में बेचेगा तो क्या होगा भाई, 1% का इसे हानि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, 1% का लॉस होगा इसे। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपये में खरीदता है। यदि वह टाइप 1 के केक को 15% के लाभ पर, और टाइप 2 के केक को 15% के लाभ पर, और फिर से टाइप 2 के केक को 10% की हानि पर। टाइप 2 बार लिख दिया, लग रहा है कि मिस्टेक है कुछ हिंदी वाला में, इंग्लिश वाला आप देख लो। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए मैन बाइज 3 टाइप 1 केक्स। अच्छा, 3 टाइप 1 केक्स, यानी कि टाइप 1 का जो केक है उसमें से 3 केक खरीदा है। टाइप 2 का जो केक है उसमें से 6 केक खरीदा है, और टोटल कितने रुपए में खरीदा है, 900 रुपये में। ठीक है, 3 केक कौन सा खरीदा है, टाइप 1 का, 6 केक खरीदा है टाइप 2 का, और टोटल कितने रुपए में खरीदा है, 900 रुपये में। अब ये कह रहा है कि वह टाइप 1 के केक को बेचता है 15% के प्रॉफिट पर, टाइप 2 के केक को बेचता है 10% के लॉस पर, यानी कि 10% की हानि पर टाइप 2 वाले को बेचता है, और ओवरऑल उसे प्रॉफिट होता है 30 रुपये का, ओवरऑल उसे फ़ायदा होता है 30 रुपये का। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस टाइप 1 और टाइप 2 का क्या होगा, यानी कि क्रैमुल क्या होगा टाइप 1 के केक का और टाइप 2 के केक का। एलिगेशन लगा लेते हैं, जब 2 है तो सीधी सी बात है। आप देखो पहले वाले केक पर इसे 15% का लाभ था, यानी कि हमने 15 ले लिया। दूसरे वाले पर इसे 10% का लॉस था, यानी कि आप माइनस में 10 ले लो, तो माइनस में 10 ले लिया हमने। ओवरऑल इसे क्या हुआ है, ओवरऑल 30 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 900 रुपये की खरीदारी पर 30 रुपये का फ़ायदा, तो ये कितना परसेंटेज देगा, 900 पर 30 का फ़ायदा हुआ है, यानी कि 30/900। 30/900 का मतलब कितना हुआ, आप निकाल लो परसेंटेज में, 30/900। ये भी बिना लिखे हुए हम बात कर सकते हैं, 30 या 90, 30 या 90, और एक जीरो भी, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 10/3% आ रहा है।
ठीक है। 10/3% का मतलब हो गया यहाँ पर कि 10/3% का ओवरऑल फ़ायदा चाहिए। तो इस 3 को हम हटाने के लिए सबको 3 से गुणा कर देते हैं ताकि ये बटा वाला 3 हट जाए। अभी आप देखो, अगर हम क्रॉस घटाएंगे तो ये हमारा है 15 या 45, ये 3 तो कट चुका है। 45 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 35। और ये है हमारे पास माइनस का 30, माइनस के 30 में 10 जोड़ेंगे तो ये कितना बच जाएगा दोस्त, 40 बच जाएगा। यहाँ पर मैंने 40 ले लिया। ठीक है, ये बात आप वापस समझ लो कि मैंने क्या किया। मैंने बोला भाई कि फाइनल इसे 30 रुपये का फ़ायदा होगा 900 पर, तो 30 रुपये को हम 900 पर अगर फ़ायदा निकालते हैं तो 30/900 गुना 100 करेंगे, और ये करके हमें 10/3% का फ़ायदा आया। तो 10/3 को मैंने यहाँ पे फाइनल रख दिया, और 10/3 में से बटा में 3 हट जाए इसीलिए मैंने सबको 3 से गुना कर दिया। अब 10/3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो इसका 3 तो साफ़ हो जाएगा, केवल 10 बच जाएगा। बाकी में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी मैंने क्रॉस घटा लिया तो ये रेशियो कितने का बन गया, 7/35 और ये 8/40। अब इसका सीधा मतलब है कि इनके क्रैमूल का अनुपात 8 और 7 है। तो पहला वाला ऑप्शन 8 से कटेगा और दूसरा वाला 7 से कटेगा। देखिए, पहले में दूसरा 7 से नहीं कट रहा है, तीसरे और चौथे में भी दूसरा 7 से नहीं कट रहा है। केवल ऑप्शन बी है हमारे पास जिसमें दूसरा वाला 7 से कट रहा है और पहला वाला 8 से कट रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया। अब अगर आगे आप सॉल्व करना चाहते हैं इसका परफेक्ट आंसर लाना, तो परफेक्ट आंसर लाने के लिए आपको पता है कि ये जो कीमत आया है हमारे पास 8 और 7 का रेशियो, ये रेशियो आया है केवल एक केक का। ठीक है, पहले वाले टाइप का एक केक 8 रुपये का पड़ता है, दूसरे वाले टाइप का एक केक पड़ता है 7 रुपये का। लेकिन आपको पता है कि पहले वाले टाइप का वो 3 केक खरीदा है। 3 केक अगर खरीदा है तो हम CP1/CP2 निकालें, दोनों का क्रैमूल, दोनों के क्रैमूल का रेशियो अगर मैं लिखूं CP1/CP2, तो आपको पता है कि 8 रुपये के हिसाब से 3 केक पहला वाला खरीदा है, यानी कि ये 24 रुपये का खरीद लिया। 8 रुपये, अच्छा एक मिनट, ये एक केक का नहीं ना, हम लोग गलत समझ गए। हमें ये जो आया है ये ओवरऑल 3 केक का आया है दाम। 8 जो है ये 3 केक का दाम है, और 7 जो है ये 6 केक का दाम है, क्योंकि दूसरे वाले से 6 खरीदा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो 15% का लाभ था ये टोटल 3 केक पर था, और 10% की जो हानि थी वो टोटल 6 केक पर थे। सारा का सारा बेचने के बाद ना ये लाभ हुआ है और हानि हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे जो रेशियो आया है 8 और 7 का, ये हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये एक केक का आया है कि एक केक की कीमत 8 है और दूसरे वाले टाइप के एक केक की कीमत 7 है। ऐसा कहना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा बेच दिया है भाई। 3 केक बेचा है पहला वाला और 6 केक दूसरा वाला, और खरीदने में भी यही था, 3 केक और 6 केक खरीदे थे। यानी कि जो CP का रेशियो आया है ये 8 3 केक का है और 7 6 केक का है। तो हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट कि CP1/CP2 अगर हम लिखेंगे तो पहला वाला में देखो 3 की CP पहला वाला और 6 की CP दूसरा वाला, इनका रेशियो आया है हमारे पास 8/7। ऐसा कहने का मतलब है सीधा सीधा, पहले वाले केक का 3 केक खरीदा गया है तो 3 की CP, और दूसरे में 6 केक खरीदा गया था तो 6 की CP का रेशियो 8/7 है। अब 3 दूना 6 अगर आप कटाते हैं तो आप बोलेंगे कि CP1/CP2 कितना आ गया, अभी 8 दूना 16/7, यानी कि दोनों का रेशियो 16 और 7 का होना चाहिए, और ये रेशियो ऑप्शन बी में है 16 और 7 का। तो ऑप्शन बी सही हो गया। अभी भी आपको पूरा आंसर चाहिए तो आप 16 और 7 जोड़ लो तो 23, 16 और 7, एक मिनट, 3 की हमें निकालनी पड़ेगी ना, और वहाँ से 900 के बराबर रख के और फिर आपको कटाना पड़ेगा, तो एक की वैल्यू 10 आ जाएगी, फिर आप 0 0 बैठाओगे। ठीक है, तो ऐसे में दिक्कत है, आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप यहीं से रेशियो में समझ लो कि क्या बात है, वरना आपको पूरा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 16 के हिसाब से कितना खरीदा है भाई। तो आप बोले हैं कि 16 के हिसाब से 3 केक खरीदा था तो 16 3 48 रुपये का ये, और 7 के भाव से दूसरा वाला 6 केक खरीदा है, यानी कि 7 6 42 रुपये ये। अब सबको जोड़ोगे तो 90 आएगा, और 90 की वैल्यू सवाल में 900 है, यानी कि एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो इन पर भी जीरो एक एक चिपका देंगे, तो 116 बन जाएगा 160, और 7 बन जाएगा 70। इससे अच्छा है कि आप रेशियो ही मैच करा लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो, शुरू में हमने जो 8 7 निकाला था तो कम से कम ये तो फाइनली कह सकते थे कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो 7 से कटेगा ही कटेगा, चाहे वो एक की वैल्यू हो चाहे कितने की भी वैल्यू हो, वो 7 से कटना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन बी में था तो हम वहीं से आंसर लिख देते डायरेक्ट। देखिए, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% का छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 600 की लागत वाले कैमरे को कितने में बेचना चाहिए, कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए। सॉरी, ये पूछ रहा है कि उसका MP कितना होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला बात कि छूट और लाभ की बात किया गया हो या छूट या हानि का बात किया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में SP बराबर हो जाता है, और विक्रयमूल अगर बराबर है तो आप डायरेक्ट लिख लो कि MP और CP का रेशियो हम कैसे लिखते हैं। MP में देखो 10% जो छूट वाला बात है ये CP के पास लिखते हैं, तो CP 90 होता, सॉरी 100 होता है, उसमें से 10 छोड़ दिया गया तो ये 90 आ गया। और जो MP होगा यानी कि आपका मार्क प्राइस होगा, अंकित मूल्य, वो 20% लाभ, यानी कि वो 120 बन जाएगा, 100 + 20।
ऐसा आपने पढ़ रखा होगा पहले से। ठीक है, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप यही समझ लेना कि छोटा वाला जो है वो क्रैमुल बनेगा हमेशा, क्योंकि एमपी बड़ा होता है। ठीक है, तो जो जोड़ने वाला पार्ट है वो हम एमपी में करते हैं। हालांकि हानि रहता तो हम घटा के भी यहीं पर लिखते, एमपी के पास ही लिखते, और जो छूट है वो वाला हम लिखते सीपी के पास। अब यहाँ से आपको पता है कि सवाल में बोल रहा है कि 600 रुपये की लागत वाली, यानी कि क्रैमुल 600 दिया है। 990 की वैल्यू कितनी दे दी सवाल में? 600 दे दी। 90 की वैल्यू अगर 600 है तो हमसे 120 की वैल्यू पूछ रहा है। अभी देखो 90 की वैल्यू 600 का मतलब कितना है, तो आप बोलेंगे कि एक बार हम कटाते हैं, ये 30 या 90 है और ये 200 तिया है 600। अभी 30 को हम 120 बना देते हैं। आपको पता है 4 से गुना करना पड़ेगा, 3 चौके 12, तो इसको भी हम 4 से गुना कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 800 बन जाएगा। नहीं भी करते तो कम से कम 200 का मल्टीपल ही ढूंढ लेते, तो भी उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक बेईमान दुकानदार जो है, व्यापारी है, वो गलत बाटों का प्रयोग करके और अपनी वस्तुओं को वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते समय दोनों बार X% की बेईमानी करता है, उसकी लागत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगी? तो देखिए ऐसा सवाल मैंने एक डिसऑनेस्ट सेलर्स का, यानी कि बेईमान दुकानदारों वाला एक पूरी वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन, हर एक तरह के क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। राकेश यादव सर की बुक में का सॉल्यूशन है वो, उस बुक में जितने भी डिसऑनेस्ट सेलर हैं, जितने टाइप के, सबको मैंने एक साथ कवर कर दिया है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा एक और वीडियो बन जाए तो अभी पवन राव सर की प्रॉफिट एंड लॉस की बुक पड़ी है हमारे पास। अगर आप कहेंगे तो उनकी पेड कोर्स का जो क्वेश्चन है डिसऑनेस्ट सेलर का, सारे क्वेश्चन एक साथ मैं करा दूंगा, उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस सवाल में तो सारे ऑप्शन गलत हैं। अगर आपने पहले से कर रखा होगा तो आपको पता होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये दिया गया है कि एक बेईमान जो व्यापारी है वो गलत बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, और यानी कि गलत वजन का प्रयोग करता है वह। अब इसमें कह रहा है कि वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते समय, यानी कि खरीदते और बेचते समय दोनों बार वो X% की बेईमानी कर देता है। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में उसका लाभ प्रतिशत बताना है। तो आइए पहले हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। मान लो हम ये कह रहे थे कि X% की जगह पर 10% दिया हुआ है। अब दो चीज़ समझना, दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। या तो खरीदते और बेचते समय वह 10% का लाभ उठाता है। अब अगर ये लिखा रहता कि 10% का लाभ है, खरीदते समय भी 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% का लाभ लेता है, तो अगर ये लाभ लिखा होता तब हम इस बात को कहते कि चलो इसका हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं। खरीदते समय 10% फ़ायदा लिया, बेचते समय 10% का फ़ायदा लिया, और ओवरऑल और 10 दहाँ 100/100 यानी कि एक, तो ये टोटल कितना बन जाएगा भाई? 21% का लाभ आ जाएगा। लेकिन ये कब? जब ये 10% का लाभ दिया रहेगा कि खरीदते और बेचते समय 10% का लाभ कमाता है वह। अब यही अगर इसके बदले में वो बेईमानी दिया है कि 10% की बेईमानी करता है वह खरीदते और बेचते समय, तब बात बदल जाएगा। बेईमानी में और लाभ में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर वजन में बेईमानी करेगा, ठीक है, रुपए में नहीं। तब हम ये कहेंगे कि अगर 100 का सामान है, 10% की बेईमानी का मतलब क्या हुआ कि 100 का सामान है तो वो लेने के समय में तो 110 ले लेता है, लेकिन देने के समय में वह 90 ही देता है। ठीक है, यानी कि 90 सामान देकर ही वह 100 अपना क्रैमुल के बराबर पैसा कमा लेता है। मान लो वो 100 जितने का भी खरीदता, उतना उसे पैसा मिल जाता है 90 से ही, लेकिन आपको पता है कि उतना ही पैसे में वो लिया है 110। ठीक है, लेने के समय में 110 ले लिया, लेकिन देने के समय में, इस बात को मैंने काफ़ी बारीकी से समझाया है उस वीडियो में जिसमें मैंने ये डिसऑनेस्ट सेलर वाला, बेईमान दुकानदार वाला मैंने बताया है। आप सीधा समझ लो, ऐसे ABC पर मैंने उसमें समझाया है। मान लो कि ये B है, इसका काम है कि A से कुछ रुपए लाने हैं और जितना रुपया लाना है उतना ही रुपया C को दे देना है। अब आप सोचो कि अगर ये इसे मान लो 100 रुपये लेके आने हैं A से और 100 रुपये C को दे देने हैं, लेकिन इसने क्या किया कि लेने के टाइम पर A से ले लिया 110 और देने के टाइम पर C को दिया 90 ही। अब देखो 110 लेकर आया लेकिन दिया 90 ही, तो इसे 20 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 20 का फायदा किस पर हो गया? 90 पर। तो 20/90 और गुणा में 100 करोगे तो ये 20/90 जीरो से जीरो कट जाएगा। 200/90 का मतलब हो गया 22.2/9% का लाभ। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, 22.2/9% का लाभ ये कब होगा? जब बेईमानी होगा, जैसे यहाँ पर बेईमानी लिखा हुआ है। अब अगर हम एक्स में बात करें, जैसे एक्स में आंसर पूछा है, तो देखो एक्स में अगर लिखें हम, तो अगर दोनों बार बेईमानी है, दोनों बार भैया बेईमानी है, अगर X% की बेईमानी किया गया है दोनों बार, यहाँ पर मैंने लिख दिया बेईमानी है दोनों बार X% की, तो आप बोलेंगे कि 100 की वस्तु को लेने के समय में ले लिया 100 + X, लेकिन देने के टाइम पर ये दिया कितना? 100 - X, X कम ही दिया। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि फ़ायदा कितने का हो गया? इसको 2X का, किस पे? जो कम वाला है वही नीचे लिखते हैं हम, तो यहाँ पे कितना हो गया? 110, सॉरी 100 - में X, 100 - X पर,
और इंटू में 100 कर देंगे परसेंटेज में लाने के लिए, तो ये एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा इस सवाल के लिए। 2x बाई 100 माइनस एक्स और इंटू में 100, ये अपना आंसर होगा कब, जब x% की बेईमानी की होगी। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, मैंने 10% की बेईमानी के लिए बोला था, अगर आप डायरेक्ट लगाते तो यहाँ पर x की जगह पर अगर 10 पुट करते हैं तो ये ऊपर बन जाएगा 10 दूना 20 और नीचे बच जाएगा 100 में से 10 जाएगा तो 90 और गुणा में 100, देखो वापस अपने पास वही बच जा रहा है, यहाँ से 1 0 कटेगा तो 200/9। अब रह गया कि अगर यहाँ पर x% लाभ होता तब क्या करते। अभी का आंसर आप याद कर लो कि इस सवाल का आंसर ये है, एग्जैक्ट आंसर जो मैंने लिखा है ये वाला आंसर है हमारा सही उत्तर, जो अभी का सवाल दिया है आपकी स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है उसके लिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन सारे गलत हैं। ठीक है, आप कहीं और भी जाकर किसी और टीचर से वेरीफाई कर सकते हैं या किसी बुक से वेरीफाई कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी वेरीफाई करके ही बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगर 10% का लाभ वाला बात होता तब हम बोलते x% का लाभ है, लेट से 10% का नहीं, हमारे पास x% का लाभ होता, तो x% का लाभ में हम सक्सेसिव लगा देते कि पहले x% का लाभ बेचते समय, खरीदते समय, फिर x% का लाभ बेचते समय और ओवरऑल x²/100, तो ये कितना बन जाता है आपका 2x और प्लस x²/100 बनता। ये ऐसे कंडीशन में उत्तर होगा जैसे यहाँ पर आपको सी में दिया गया है ये ऑप्शन, लेकिन ये आंसर कब होता जब x% का लाभ लिखा होता, ना कि बेईमानी। तो बेईमानी और लाभ में यही अंतर है। आशा है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। अगर बात समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लगा कि नहीं ये बात, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको कोई और डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कोई डाउट आप शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल में आपको दिया गया है कि क्रैमुल और बिक्रैमुल का जो अनुपात है वो 20 और 21 का है, तो लाभ कितना होगा। अब देखो मैंने बोला है कि क्रैमुल को अगर आप 100 बना सकते हैं तो बना लो, तो अगर हम 100 बनाएंगे इसको तो ये 5 से गुना करना पड़ेगा, फिर इसको भी 5 से गुना कर लेते हैं 105। 100 की वस्तु 105 में बेचा गया, यानी कि 5% का लाभ हो गया, तो 5% इसका आंसर है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि 20 में खरीद के 21 में बेचा गया, यानी कि 1 का फायदा हो गया 20 पर, और गुना में आप 100 करोगे तो 20 25 100, ऐसे भी 5% आपका आ जाएगा। ये आसान सा सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर भी सेम तरीके का सवाल है, आप देख सकते हैं अगले सवाल में भी क्रैमुल और बिक्रैमुल का अनुपात दिया है। देखिए 25 में खरीद के अगर आप 26 में बेचेंगे तो 2 का फायदा ले लेंगे, कितने पर, 25 पर, गुणा में 100, तो ये 25 चौका 100 और 4 दूना का 8% का क्या, 1 मिनट, क्रैमुल और बिक्रैमुल 25, अच्छा एक ही का फायदा आ रहा है ना, तो 4% ही लाभ हुआ ना, मैंने 2 लिख लिया है ऊपर। एक्चुअली में यहाँ पर 25 में 26 में खरीद के, सॉरी 25 में खरीद के और 26 में बेचा गया, यानी कि 1 का फायदा हो गया कितने पे, 25 पे, और गुणा में आप 100 कराओगे तो ये 25 चौके 100 कटेगा और 4% की क्या हो जाएगी आपको प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया दोस्त कि एक दुकानदार 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक वस्तु खरीदता है और उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आप बिक्रैमुल निकालो कि कितना रुपया आपको फाइनल में चाहिए, आपको अपने पॉकेट में कितने रुपए चाहिए लाभ लेकर के। अगर आपने 150 के हिसाब से खरीदा और 20% का लाभ चाहिए तो एसपी कितना बन जाएगा, 150 में उसका 20% जोड़ लो भाई। 150 का 20% कितना होगा, देखो लिखना नहीं है, आप बिना लिखे काम करने की कोशिश कीजिए। 150 का 10% का मतलब 1 0 खत्म, तो 150 का 10% हुआ 15 और 20% हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 30। यानी कि 150 की वस्तु अगर आप 20% लाभ लेकर के बेचना चाहते हैं, यानी कि 30 रुपये ज़्यादा में बेचना चाहते हैं, तो बिक्रैमुल कितना आ गया भैया, 180। 150 में खरीदा था और 20% का लाभ का मतलब 180 में आपको बेचना है। अब यहाँ पे एक बात समझो, आप 180 में बेचना है, लेकिन कितनी वस्तु आपके पास बची है, 100% आपने वस्तु खरीदी थी जिसमें 15% तो नष्ट हो गया है, यानी कि ये 180 रुपये आपको चाहिए 85% वस्तु को बेच कर ही। तो 85% की वैल्यू अगर हमारे पास 180 है तो 100% की वैल्यू कितनी है ये आपको बतानी है। आप निकाल लो, ये 17 × 5 = 85 कट जाएगा और ये 36 × 5 कट जाएगा कितना, 180। तो हमारे पास 100% की वैल्यू आ जाएगी, 100 को 3600 से गुणा कर देंगे, सॉरी 36 को 100 से गुणा कर देंगे, तो 3600 और बटे में 17 की वैल्यू आपको बतानी है। एक की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 36/17 और 100 की वैल्यू 3600/17। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, या तो ऑप्शन चारों चेक कर लीजिए, वो भी काफ़ी आसान है, मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको, या फिर आप डिवाइड कर लो शुरू के 3 अंक तक, कि शुरू के 3 अंक देखो चारों में शुरू के 3 अंक डिफरेंट हैं। अगर आप डिवाइड करोगे तो 211 तक जैसे ही आप पहुँचोगे तो आप पाओगे कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे भाग लगाने की जरूरत नहीं है, पूर्णांक में जाने की जरूरत नहीं है। एक तरीका तो ये है।
अब ये आप नहीं आजमाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन में ज़रा गौर कीजिए कि आपको ऊपर जीरो आना चाहिए। यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से ज़रा समझिए, ऊपर आपको जीरो चाहिए लास्ट में। जीरो कब आएगा? जैसे यहाँ पे देखिए 7 8 56 और 3 जोड़ेंगे पूर्णांक में, जैसे आपको ऐसे लिखा हुआ है 218 और 13/17। इसको अगर आप सीधा करते हैं तो लास्ट में जीरो चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहला हम क्या काम करते हैं इसको सीधा करने के लिए, 7 को 8 से गुना करेंगे। ओवरऑल तो 17 से गुना करना है, लेकिन मैं यूनिट डिजिट से काम कर रहा हूँ कि 7 8 56 में अगर ये 3 जोड़ते हैं तो लास्ट में 9 आ जाएगा, जबकि हमें लास्ट में जीरो चाहिए, यानी कि ये आंसर नहीं है। वैसे ही सी वाले को चेक कीजिए तो 7 5 35 में 3 जोड़ेंगे तो लास्ट में 8 आ जाएगा। 7 7 49 में 3 जोड़ेंगे लास्ट में 2 आ जाएगा। यहाँ पे 7 एकम 7 3 10, लास्ट में जीरो आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। तो आप कई सारे तरीके लगा सकते हैं कैलकुलेशन कम करने के लिए, और ये सारे तरीके एग्जाम हॉल में तभी आपको ध्यान में आएगा जब आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके होंगे इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि मिस्टर कपूर 2 खिलौना साइकिल खरीदते हैं, प्रत्येक की कीमत है 750। देखिए मेन बात यहीं पर है, प्रत्येक की कीमत 750 का मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर हो गया, CP1 हो गया CP2 के बराबर। अब वे साइकिल को इस कीमत साइकिलों को बेच देते हैं, और पहली साइकिल पर 6% का लाभ होता है और दूसरी पर 4% की हानि होती है। तो ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? एलिगेशन लगा लेते हैं। जब दो की बात है तो देखो, पहले पर 6% का लाभ हुआ है प्लस में 6%, दूसरे पर 4% की हानि माइनस में 4%, और फाइनल का हमसे पूछ रहा है। और नीचे CP का रेशियो तो 1 और 1 का होगा, क्योंकि दोनों 750 का है। नीचे दोनों का क्रयमूल बराबर है, इसीलिए हमने रेशियो 1:1 ले लिया। अब ये बात ध्यान रखना कि नीचे का रेशियो अगर 1:1 है तो आप डायरेक्ट ये जो वैल्यू आएगी ये इस दोनों का एवरेज होगा, यानी कि जोड़ के आधा करना है। तो 6 और 4 अगर हम जोड़ेंगे तो 4 माइनस में होने के कारण 2 बन जाएगा, 2/2, यानी कि 1 आ गया। तो 1% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। 1% का प्रॉफिट का मतलब ऑप्शन बी हो गया। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो ठीक, वरना आपको पता होगा कि एलिगेशन लगाते समय हम नीचे वाले को का जोड़ ऊपर वाले के अंतर के बराबर करते हैं। तो अगर आप इन्हें जोड़ते हैं तो आप बोलेंगे 1 और 1 2 की वैल्यू, ऊपर से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की वैल्यू आ जाएगा 6 और 4 10। घटाना है एक्चुअली में, लेकिन 4 माइनस में है तो ये 10 बन जाएगा। 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब ये अगर 5 है मान लो, तो ये 6 है, 6 में से क्या घटाएंगे कि 5 आ जाएगा, 1 घटाएंगे और ये भी प्लस में, यानी कि 1% हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत करो, आप देखो कि नीचे अगर रेशियो बराबर है तो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट ऊपर वाले दोनों का एवरेज निकाल लो, यानी कि जोड़ के आधा कर दो, तो 1% का लाभ मिल जाएगा आपको। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी 8% के लाभ पर बेचने के बदले 8% की हानि पर बेचा जाए, तो ऐसे कंडीशन में उसे 28 रुपये अधिक 8% लाभ पर बेचने पर 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिल जाते हैं। यानी कि जब वह 8% लाभ पर बेचता है तो 8% हानि पर जितने में बेचा होगा उससे 28 रुपये ज़्यादा मिलता है। मैंने आपको अभी बताया था पिछले किसी सवाल में कि जब लाभ और हानि हो तो इनको जोड़ लेते हैं। तो 8 8 16% की वैल्यू हमारे पास हो गई कितनी? 28, और हमें 100% की वैल्यू बतानी है। आप देख लो 28 में 7 है, और पूरी दुनिया में यानी कि पूरे यहाँ पर पूरे सवाल में 7 कहीं पर नहीं है। इसका मतलब आंसर 7 से कटेगा और वो है 175। अगर आप कट ऐसे देख पाते हैं तो ठीक, वरना कटा लो, थोड़ा सा मेहनत और कर लो। ये कट जाएगा 4 चौके 16 और ये 7 चौक 28। 4 को 100 बनाने के लिए आपको 25 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 25 से गुना कर लो। 25 सत्ते कितना होता है? 175, और 175 का मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, आप शुरू में ही देख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदा। उसमें से उसने 50% को 5% के लाभ पर बेच दिया, और संपूर्ण सौदे में उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बची इलेक्ट्रिक वायर को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए? सबसे पहला काम देखो, अगर सवाल देख के आप घबरा रहे हो तो ऐसा कुछ है नहीं। इस सवाल में आपको ये दिया गया है कि 50% को वो 5% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि जितना भी वो खरीदा है, 500 मीटर खरीदा है तो 250 को 50% का मतलब 250 5% के लाभ पर बेच दिया। बाकी का जो 250 बच गया उसे कितने लाभ पर बेचा जाए कि इसे ओवरऑल संपूर्ण सौदे में 10% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, एलिगेशन लगा लेते हैं। देखिए अब मेन बात है यहाँ पर कि एक बार 5% का लाभ हुआ है तो हमने 5% ले लिया, और फाइनली इसे 10% का लाभ चाहिए, यानी कि बीच में 10% हो गया। और दूसरे को कितने परसेंट लाभ पर बेचना है ये हमें बताना है, और ये हम घटाएंगे तो नीचे रेशियो लिखते हैं कॉस्ट प्राइस का। अब देखो कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिख लो, तो जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो लिखने से यहाँ पर बात बराबर आ जाएगा, क्योंकि 500 मीटर में से 50% पहले वाले में बेचा है, 50% दूसरे वाले में, यानी कि दोनों बराबर है। और ये रेशियो अगर बराबर आ गया 1:1 का, तो मैंने बोला था कि ये बीच वाली वैल्यू ऊपर वाले का एवरेज होता है। अगर 20 इन दोनों का एवरेज है, सॉरी 10 एवरेज है, तो यहाँ पे टोटल अगर निकालोगे तो टोटल कैसे निकालते हैं? एवरेज गुना में संख्या। एवरेज है 10 और दो संख्याएँ हैं
तो टोटल आ जाएगा 10 दूना 20%। अब 20 में से अगर 10 यहाँ पर है, सॉरी 20 में से 5 यहाँ पर है पहले पार्ट में, तो यहाँ पर कितना होगा 15, और 15% अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा। मैंने बीच वाला बोला था कि ये एवरेज होता है, अगर 10 एवरेज है तो टोटल कितना होगा, दो संख्याओं का एवरेज अगर 10 है तो दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो आप एवरेज को नंबर से गुना करोगे, 10 दूना 20 होगा जोड़। अगर दोनों संख्याओं का जोड़ 20 है, इसमें से एक संख्या 5 है तो दूसरा कितना होगा 15 होगा। आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप ये काम करो कि पूरा एलिगेशन लगा ही लो ढंग से। आप बोलोगे कि यहाँ 5% था, यहाँ 10 था, यहाँ का पता नहीं है, और रेशियो कितना है 1:1 का। अगर रेशियो 1:1 का है तो आप यहाँ पर घटाते, तो आप बोलते कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 10 में से 5 जाएगा तो एक की वैल्यू अगर 5 है तो ये भी 5 ही रहा होगा। और अगर ये 5 है, देखो ये छोटा है 10 से तो ये बड़ा होगा, ये कैसे निकलेगा, ये 10 और प्लस में ये नीचे वाला 5, यानी कि ये कितना होगा 15 होगा, और 15% अपना आंसर होगा, और कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है, यानी कि जितना केजी मूंगफली होगा उसका 20% ही तेल उसमें से निकलेगा। निष्कर्षण के बाद जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया जाता है। ठीक है, यानी कि मूंगफली में से तेल निकालने के बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है उसको मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है। अब ये कह रहा है कि मूंगफली 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से खरीदी गई थी, और प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है, यानी कि 20 के हिसाब से आपने खरीदा, 5 रुपया और खर्चा किया प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि ओवरऑल आपकी खरीदारी 25 रुपये हो गई 1 केजी की। अब ये कह रहा है कि तेल को किस मूल्य पर बेची जानी चाहिए ताकि कुल कीमत पर 20% का लाभ हो जाए, जहाँ पर कुल कीमत का मतलब है मूंगफली की कीमत और साथ में प्रोसेसिंग की कीमत भी। अब सबसे पहला बात, मैंने ऐसे सवाल में आपको बोला कि जब कुल कीमत पर कुछ लाभ बोले तो आप पहले बिक्रय मूल्य ही निकाल लो कि आपको बेचना कितने में है। तो देखो, अगर मैं बिक्रय मूल्य की यहाँ पर बात करता हूँ कि हमें बेचना कितने में है, तो आप बोलेंगे कि 20 रुपये और 5 रुपये। 20 रुपये तो मूंगफली का दाम है और 5 रुपये प्रोसेसिंग का, यानी कि ओवरऑल 25 रुपये की खरीदारी है, और हमें 20% का लाभ चाहिए। 25 रुपये पर अगर आपको 20 रुपये का लाभ चाहिए तो 25 का 20% कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। 25 का 10% 2.5 हुआ, और 20% हो गया 5, यानी कि 25 की वैल्यू आप 5 रुपया बढ़ा के बेचना चाहते हैं, 30 रुपये में बेचना चाहते हैं। बिक्रय मूल्य कितने का हो गया, 30 रुपये का हो गया 1 केजी का। अब देखिए, बिक्रय मूल्य में आपको आधा दिया हुआ है कि जो भोजन के लिए, मवेशियों के भोजन के लिए बेचा जाता है वो 12.5 के हिसाब से बेचा जाता है। अब बाकी जो बच जा रहा है आपको मूंगफली का तेल, वो किस भाव से बेचना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से हम बात करें कि 20% तेल निकलता ही है। 20% का मतलब अगर हम टोटल मान लेते हैं 100% है हमारे पास मूंगफली, इसमें से तेल कितना निकलेगा, 20% निकलेगा। 20% है हमारे पास ऑयल, और बाकी जो बचता है 80%, ये क्या है, मवेशियों के लिए ये भोजन है। ठीक है, तो जो 80% मवेशियों के लिए भोजन है, ये किस भाव से बेचा जाता है भैया, ये बेचा जाता है 12.5 के हिसाब से। अगर एक यूनिट की वैल्यू 12.5 है तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 12.5 से इसको गुना कर लो। तो आप अगर गुना करते हो इसको तो आप पाओगे कि ये हो जाएगा कितना, 12 अट्ठे 96 और 8 पचे 40, यानी कि ये 10 रुपया आ गया। 10 रुपये, आपको 10 रुपये की कीमत प्राप्त होगी कहाँ से, यानी कि जो वेस्ट हो गया, वेस्ट जो था 12.5 वाला, यहाँ से आपको 10 रुपये प्राप्त होगा। अब लेकिन आपको 30 रुपये में बेचना था ओवरऑल, 1 केजी या 100% जो भी था वो 30 के भाव से आपको बेचना था। अब ये समझ लो 30 के भाव से बेचना था, जिसमें 10 के भाव से आपने बेच दिया कहाँ पर, या 10 रुपया आपको प्राप्त हो गया वेस्ट बेच करके, तो 30 में से 10 तो यहाँ से प्राप्त हो गया, बाकी 20 रुपया आपको कहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा, ऑयल को बेच करके। तभी ओवरऑल आपको 30 रुपया में विक्रय मूल्य आपका बनेगा, 30 रुपया ओवरऑल, और जा करके 20% का आपको लाभ होगा तब। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि 20% की वैल्यू कितना रुपया हो गया भैया, 20 रुपया। अब यहाँ से सीधी सी बात है, आप समझ लो 20% की वैल्यू अगर 20 रुपया है, और हमें 100% की वैल्यू अगर बतानी है, तो ऑयल 100% अगर होता तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा। अगर 20-20 के बराबर है तो 100 भी 100 के ही बराबर रहेगा, और 100 अपना आंसर होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। देखिए, एक बार वापस समझ लेते हैं कि अगर विक्रय मूल्य 30 था, विक्रय मूल्य कैसे निकाला हमने, विक्रय मूल्य के लिए हमने बोला भैया कि 25 रुपये की खरीदारी है, 20 रुपये की तो मूंगफली ही थी, और 5 रुपया था उसमें प्रोसेसिंग का कीमत, तो ओवरऑल उसका 25 रुपये की खरीदारी है, और 20% का फ़ायदा चाहिए। 25 का 20% होता है 5, यानी कि 30 रुपये में बेचना चाहता है। अब 30 रुपये में बेचना चाहता है, मान लो हमने 100% मूंगफली खरीदा,
इस मूंगफली में से हमें पता है कि 20% तेल मिलेगा और बाकी का जो 80% है वो वेस्ट रहेगा, वो मवेशियों के लिए बेचा जाएगा 12.5 के हिसाब से। तो 80% जो बचता है ये 12.5 के हिसाब से अगर आप बेचेंगे तो यहाँ से आपको 10 रुपये प्राप्त हो गए, लेकिन ओवरऑल विक्रय मूल्य आपको 30 रुपये का चाहिए। अगर 10 रुपये यहाँ से प्राप्त हो गए तो बाकी का जो 20 रुपया है वो कहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा आपको? तेल के पास से। और तेल 20% तेल की कीमत अगर 20 रुपया है तो 100% अगर तेल होता है यानी कि पूरा तेल होता तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? उसकी कीमत हो जाएगी 100 रुपये, और यही अपना आंसर है। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान हो जाता है। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो किस कीमत पर नारियल बेचना चाहिए? पहली बात कि 14.4 में जब बेचा है तो उसे 10% का नुकसान हुआ है, यानी कि 90% की वैल्यू ही प्राप्त हुई है। 10% की हानि का मतलब क्रैमुल 100 होता है, 10% नुकसान का मतलब 90% मिला है। कब? जब 14.4 रुपये में बेचा है। और हमें 25% का लाभ चाहिए, यानी कि 125 की वैल्यू हमें बतानी है। अब यहाँ से आप कटा लो। देखो ये 9 से तो कट जाएगा कितना बार में? 16 बार में कट जाता है ना, तो 16 बार में कट गया 1.6 टाइम्स एक्चुअली में। ठीक है, और हमें आप चाहो तो एक बार और कटा लो, अभी भी ये कट रहा है। ये 5 दूना 10 कट जाएगा और ये 8 दूना 16 0.8 आ जाएगा। इसको आप 125 बनाने के लिए 25 से गुना करोगे तो इधर भी 25 से गुना कर लो। 25 8 200 होता है, यानी कि ये 20 ही बनेगा क्योंकि एक पॉइंट लगा हुआ है और 20 अपना आंसर है। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। बाकी किसी और तरीके से भी आप काट पीट करके 20 ला सकते हो। देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊँट दोनों मिलाकर 51,250 रुपये में खरीदा। ठीक है, उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊँट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा गया है तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या थी? चलिए बना लेते हैं, कोई बात नहीं। सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या है? देखिए, सबसे पहला बात कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया है, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया समान। अगर विक्रय मूल्य समान हो गया तो हम डायरेक्ट यहाँ पर CP1 लिख सकते हैं बाई CP2। CP1 बाई CP2, तो आप देखेंगे कि CP1 कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे जो दूसरे वाले का है वो CP1 में हम करते हैं, यानी कि 20% की हानि दूसरे पर हुई है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बनेगा CP1। और पहले वाला जो है वो प्रक्रिया हम करेंगे तो दूसरे वाला मिलेगा 25% का लाभ, यानी कि 125 हो गया दूसरे की CP। अगर आप कटाते हो तो ये 5 से 16 बार में कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से 16 बार में ना कटेगा, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए ना। 16 25 80 और ये 25 25 125, यानी कि 16/25 का आपको रेशियो मिल गया। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया कि ये 16/25 है और हमें बताना है कि सस्ता वाला जो जानवर है उसकी कीमत कितनी है। अब यहाँ से आप देखते हो कि टोटल अगर हम निकालते हैं दोनों की कॉस्ट प्राइस तो जोड़ने पर 41 मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 51,250, और हमें वैल्यू बतानी है किसकी? 16 की। अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि ये कटाने में लग रहा है बहुत बड़ा, तो हम DSC लगा लेते हैं, यही ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? अब देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड में DS देखते हैं तो लेफ्ट साइड में 4 और 1 5 का डिजिटल सम, 4 और 1 का डिजिटल सम 5 हो जाएगा। राइट साइड में आप देखते हैं तो कितना है? 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो गया? 4। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है तो हम दूसरे साइड किससे गुणा कराते हैं? 2 से, यानी कि यहाँ पर डिजिटल सम आ गया 8। अब अगर डिजिटल सम यहाँ पे 8 है और हमें 16 की वैल्यू बतानी है तो 16 8 होता है 128। 128 का मतलब 8 2 10 और 10 और 1 11, 11 का मतलब डिजिटल सम कितना चाहिए? 2। डिजिटल सम 2 किस में है? ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन डी हमारा उत्तर है। बाकी आप इसको काट पीट करके भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए डिजिटल सम लगाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में आते हैं। देखिए, इस सवाल में आपको दिया गया है कि किसी विशेष वस्तु पर 150% का लाभ है। अब यदि लागत 25% बढ़ जाए तो नया लाभ क्या होगा? कोई बात नहीं है। देखो, 150% का लाभ का मतलब कि अगर खरीदा गया है 100 में तो बेचा जा रहा है कितने में? 150 बढ़ा के, यानी कि 250 में बेचा जा रहा है। अब कह रहा है कि अगर लागत 25% बढ़ जाए, यानी कि ये 100 से कितना हो जाए भाई? 125, तब लाभ कितना होगा? देखो, 125 में अगर खरीद रहे हैं और 250 में बेच रहे हैं तो लाभ 125 का ही हो गया। 125 का मतलब ओवरऑल 100% का लाभ हो गया। 125 का खरीद के आपने 125 ही ज़्यादा में बेच दिया, यानी कि 100% के बराबर लाभ आपने कमा लिया। ऑप्शन सी सही है। आप निकाल भी सकते हैं लिख के इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगले सवाल में आपको दिया गया कि एक विक्रेता ने 3 रुपये में 4 की दर से केले खरीदा और 4 रुपये में 3 की दर से वह केले बेच दिया, तो परिणाम क्या होगा, यानी कि लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? ऐसा सवाल मैंने आपको पिछले लाभ हानि की वीडियो में बताया था। सबसे लास्ट सवाल भी इसी तरीके का था, सवाल नंबर 31, अभी भी याद है मुझे। देखो, ऐसे कंडीशन में जब 2 बार खरीद बिक्री की जाए या 2 से ज़्यादा बार की जाए तो मैंने बोला था कि आप वस्तु को सेम कर दो। वस्तु का मतलब क्वांटिटी सेम बना दो। क्वांटिटी देखो यहाँ पर 4 है, दूसरी बार क्वांटिटी है 3, तो हमें क्वांटिटी सेम करने के लिए
क्या करना है, 3 यहाँ पर है तो पहले वाले को हमें 3 से गुना कराना पड़ेगा और दूसरे वाले को हमें 4 से गुना कराना पड़ेगा, तभी क्वांटिटी दोनों टाइम 12 बन जाएगी। अब देखो अगर हमने क्वांटिटी को शुरू में 3 से गुना किया है तो जो रुपया है वो भी 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 3 या 9 रुपया यहाँ आ गया। और इधर 4 को क्वांटिटी से गुना किया था तो रुपया को भी 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 यहाँ पे आ गया। 9 में खरीद के 16 में बेच रहे हैं तो कितने का फ़ायदा हो गया भाई, 7 का कितने पर, 9 पर। और यही परसेंटेज में आपको निकालना है। आपको पता है कि 1/9 का मतलब होता है 11.11 और हमें 7 गुना इसका चाहिए, यानी कि 7 से गुना कर देंगे तो 11 सत्ते 77.77 आ जाएगा, 77.77, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही। इतने परसेंट का लेकिन लाभ है तो ऑप्शन सी होगा हमारे पास, ऑप्शन सी लाभ वाला उत्तर होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लिख के इस बात को कर लीजिएगा, आप जाके देख लीजिए सवाल नंबर 31 पिछले वाले वीडियो में। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपको कि एक थोक विक्रेता 8% लाभ के साथ फुटकर को एक घड़ी बेचता है और फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को 12% के लाभ के साथ बेचता है और फिर 8448 रुपये ग्राहक देता है उसे। तो विक्रेता ने घड़ी लगभग कितने रुपए में खरीदी थी। अब देखिए लगभग में पूछ दिया तो वही डीएस वगैरह नहीं लगाएंगे, यूनिट डिजिट कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन लगभग में पूछा है तो लगभग आंसर निकाल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालेंगे हम भी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखें भाई अगर आपको इसको करते हैं इस तरीके से लगभग में निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उस वैसे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर हम परसेंटेज से चलें तो देखिए पहले 100 था अगर मूल्य तो 8% लाभ पर बेचा गया दूसरे को, यानी कि 108 में बेचा गया। अगला बार क्या किया गया, 12% का लाभ हो गया। देखो 12% इसका कितना बनेगा, तो 1% की वैल्यू हो गई आपके पास 1.08। तो 12% के लिए 12 से गुना कराना पड़ेगा, यानी कि 12 और 12 अठे 96, यानी कि ओवरऑल हमारे पास कितना बन जाएगा भैया, 12.96 का लाभ हो जाएगा। अगर इसमें 12.96 जोड़ते हो तो ये बन जाएगा 120.96। ठीक है, यानी कि इतना में बेचना है इसको, और इतना में बेचने के लिए दाम कितना प्राप्त हो जाता है, 4448 रुपये। अगर ये कैसे आया नहीं समझ में आया तो आप 108 ऐसे लिख लो और फिर 12% का लाभ चाहिए तो 112/100 ऐसे करके निकाल लो तो आपके पास उतना आ जाएगा। लेकिन आप इसको जबानी करो यानी कि बिना लिखे करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास इतना है और हमें 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हम कोई मल्टीपल वगैरह तो ढूंढ नहीं सकते हैं क्योंकि लगभग में आंसर चाहिए, तो हम लगभग में निकालने के लिए देखो ये है 120.96 तो इसको हम 180 एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी 121 एज्यूम कर लेते हैं, 180 नहीं 121, लगभग ये 121 है और ये हमारे पास है 8448। अभी देखो अगर हम 12 से केवल काटने की बात करें तो ये 12 से 7 बार में कटता नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर हम पूरे से काटते ये मान लो 8400 होता लगभग, या अगर 180 से ही आप 7 बार में काटो लगभग तो ये कट जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि 7 बार में हम काटेंगे अगर 121 से, तो 121 से 7 बार काटने का मतलब क्या है, 121 को 7 से गुना करोगे तो 7 एकम 7 और 12 सत्ते 84, यानी कि 8470 आ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हम 7 बार में काट रहे हैं, इसका मतलब है कि 7 बार में अगर एक की वैल्यू 7 है तो 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, हालांकि ये 70 आएगा एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट हटाया है यहाँ से, तो आप देखोगे कि एक की वैल्यू अगर 70 है तो 100 की वैल्यू 7000 आएगी, यानी कि 7000 आंसर होता। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं क्योंकि ये 7 से कट नहीं रहा है, 7 से तो कटेगा 8470, लेकिन ये 8448 या उससे थोड़ा कम है, यानी कि आंसर भी हमारा 7000 से थोड़ा नीचे होगा, और 7000 से थोड़ा नीचे जो है वो है ऑप्शन ए। अब रह गया बात कि ये तरीका बहुत लोगों को ढंग से नहीं लगेगा कि अच्छा नहीं है, इसमें आंसर गलत भी हो सकता है। तो अगर आपको पूरा विश्वास है, ऐसा प्रैक्टिस कर चुके हैं काफ़ी बार, तभी आप ये तरीका लगाइए, वरना आपको मैं आंसर ला के ही दिखा देता हूँ। आपको मैंने एक उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, अगर जो लोग पढ़े होंगे, लाभ हानि का वीडियो मेरा देखे होंगे जो टाइप वाइज मैंने पढ़ाया है, तो उसमें ये बात बता रखी है। अगर लास्ट वाली वैल्यू दे रखी है और शुरू वाली पूछ रहा है तो आप उल्टा काम कर दो। उल्टा काम करने का मतलब 8448 लिखो और गुना में एक बार 12% का लाभ है। 12% का मतलब कितना होता है, 3 चौके 12, 25 चौका 100। 12% का मतलब है 3/25, यानी कि 25 में अगर आपने खरीदा है तो 28 में बेचना चाहिए आपको। अगले बार 8% का लाभ है। 8% का लाभ का मतलब कितना है, 8% का मतलब 2 चौके 8, 25 चौका 100। इसका मतलब हो गया 8% लाभ था ना, 8% लाभ तो हो गया 2 चौके 8 और 25 चौका 100। इसका मतलब कि अगर आपने 25 में ख़रीदा है तो बेचेंगे कितने में, 27 में। और एक 12% का लाभ था, 3 चौके 12 और 25 चौके 100, यानी कि ये 28 आना है। सही लिख रहे हैं ना हम लोग। चलो कटा के देखते हैं, कोई बात नहीं, अगर सही होगा तो कटाने के बाद आंसर मिल ही जाएगा हमारा। तो इसे आप आगे कटा लीजिएगा फर्दर तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग इतना। ठीक है, लेकिन लगभग में जब आंसर है तो मैं कहूँगा कि आप भी लगभग में निकालने की कोशिश कीजिए। पूरा कटाने में आपका टाइम भी जाएगा और हो सकता है कि आंसर भी गलत आ जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया है कि किसी विक्रेता के पास 2000 केजी चावल है, उसमें से वह एक भाग को 10% के लाभ पर और बाकी को 16% के लाभ पर बेचा और ओवरऑल उसे 14.2% का लाभ हो गया। तो 10% वाले लाभ पर उसने कितना बेचा होगा। सीधी सी बात है, एलिगेशन लगाना है। आप भी बात समझ गए होंगे। 10% लाभ पर पहला है तो हम 10 प्लस में लेंगे, दूसरे पर 16% का लाभ है तो यहाँ पे प्लस में 16 हो गया। ये प्लस माइनस की झंझट हटाते हैं, ऐसे ही लिख लो। 10 पहले पर और 16 दूसरे पर और ओवरऑल 14.2 का। अगर आप घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.2 और इसमें आप घटाएंगे तो अगर 0.8 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 15, यानी कि ये 1.8 है। अभी देखो पॉइंट पॉइंट तो कटता नज़र आ ही रहा है और कुछ कट जाएगा। 6 से कट जा रहा है 3 से 6 बार में और ये 7 से 6 बार में, यानी कि 3 और 7 का रेशियो बनेगा। और हमें बताना है 10% वाला 3 से कटेगा, ये तो हम कह ही सकते हैं। और 3 से कटने वाला केवल ऑप्शन बी है। 10% वाला का रेशियो में वैल्यू अगर 3 है तो आंसर भी 3 से कटेगा। बाकी आप पूरा सॉल्व ही करके आंसर निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह उसी कार को 9.2 लाख रुपए में बेचता है तो उसकी लाभ जो है वो उसकी हानि का 3 गुना हो जाता है, यानी कि जितने रुपए की हानि थी उसका 3 गुना लाभ हो जाता है। तो कार का क्रय मूल्य क्या था। ऐसे कंडीशन में देखो आपको मैं लिख के ही बात समझा देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये सीपी है और अगर 7.6 में बेचता, सीधी सी बात आप समझो, 7.6 में बेचता तो यहाँ पर जितने की हानि होता उसका 3 गुना लाभ होगा। कब, जब 9.2 में बेचेगा। अब देखो यहाँ से अगर हानि 1 की है तो आपको पता है कि यहाँ से आगे बढ़ने में लाभ कितने का हो जाएगा, 3 का, क्योंकि लाभ जो है वो हानि का 3 गुना है। 1 यूनिट अगर हानि होगा तो लाभ कितने का हो जाएगा, 3 यूनिट का हो जाएगा। आप बताओ मैंने 1 यूनिट और 3 यूनिट वहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि ये 7.6 है सीपी में से। ये जो 7.6 वाला दाम है ये सीपी से कम है, क्रय मूल्य से कम है, तभी तो हानि हुई है। कितना कम है, जितना कम होगा उतना ही हानि होता है। तो मैंने मान लिया कि 1 यूनिट अगर ये कम होता यानी कि 1 यूनिट की हानि हुई होती और ये भी क्रय मूल्य जो है यहाँ पे लाभ होता है। तो लाभ हम कैसे निकालते हैं, इतना माइनस में सीपी, और यहाँ पे जो लाभ होगा वो हानि का 3 गुना होगा, यानी कि 1 यूनिट की हानि रही होगी तो 3 यूनिट का लाभ होगा। तो आप बोलें कि ओवरऑल जो बीच की गैपिंग आ गई यहाँ से यहाँ तक की, वो आ गई 3 और 1 4 यूनिट का। लेकिन अगर ये रुपए में हम गैपिंग देखते हैं तो 9.2 में से अगर 7.6 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी कि 1.6 आ जाएगा। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 1.6 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4। और हमें क्रय मूल्य बताना है दोस्त। अब बताओ क्रय मूल्य के पास तक आने के लिए हमें 0.4 इसमें जोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद 1 यूनिट अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सीपी के पास आ जाएंगे। तो अगर आपको सीपी निकालना है तो 7.6 में 1 यूनिट जोड़ना पड़ेगा। 1 यूनिट का मतलब 0.4 जोड़ना पड़ेगा। अगर 7.6 में 0.4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 8 आ जाएगा और 8 अपना आंसर है। या फिर आप चाहे तो 3 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और वो आप 9.2 में से घटा देंगे। देखिए अगर 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 है तो 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12 1.2, और 1.2 आप अगर 92 में से कम करेंगे 9.2 में से तो भी सीपी आ जाएगा, और वैसे भी आपके पास 8 आएगा। तो 8 इस सवाल का आंसर है। देखिए दोस्त अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको बोला गया कि एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, उसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उसे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए, जिसमें 8% टैक्स भी देना है उसे। अब ये समझ लो आप, सबसे पहला बात मैंने जब बोला था कि ऐसे कंडीशन में आप देखो डायरेक्ट कि 5% का लाभ चाहिए तो पहले आप विक्रय मूल्य निकालो। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी हुआ, और एसपी हम कैसे लिख सकते हैं, आप बोलेंगे कि 3600 की खरीदारी है और 5% का लाभ चाहिए। तो 3600 का 5% कितना बनेगा भाई, 10% बनेगा। 1 जीरो खत्म, यानी कि 360 हुआ 10%। तो 5% उसका आधा होगा, 360 का आधा 180 रुपये का फ़ायदा चाहिए। अगर 3600 में खरीदा गया है 180 रुपये फ़ायदा चाहिए तो कितना में बेचना चाहिए भैया, 3780 रुपया में बेचना चाहिए। इसमें 180 जोड़ देंगे 3600 में, इतना का विक्रय मूल्य है। लेकिन आपको पता है कि ये कितना वस्तु बेच करके प्राप्त करना है, 10% तो व्यर्थ ही हो जाता है, यानी कि 90% वस्तु बेच कर ही आपको प्राप्त करना है कितना रुपया, 3780। अब इसमें 8% टैक्स भी देना है, यानी कि ओवरऑल हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, 108% की वैल्यू निकालनी है। 90% की वैल्यू हमारे पास है 3780 और हमें 108 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको काट सकते हैं, देखते हैं पहले कि काट के क्या बनेगा। अब यहाँ से आपको काटने के लिए कई सारे तरीके हैं, ठीक है। बेहतर होगा कि आप इसको ऐसे काट लो। देखो ये 9 से कटने लायक है पहले, तो आप बोलें कि बिल्कुल कट जाएगा। 9 से काटते हैं, चलो 9 चौके 36 और 9 दूना 18,
और 0, और 1 0 से 1 0 भी 42 बार में ये पूरा कट गया। और 108 की वैल्यू हमें बतानी है। यूनिट डिजिट की बात कर लेते हैं। यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो 8 दूना 16, लास्ट में 6 आएगा। और लास्ट में 6 केवल एक ही ऑप्शन में है, बाकी आप पूरा गुना करोगे तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। आशा है कि बात समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझा है तो आप ज़रूर से इसको रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, आप बात समझ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल भी ऐसा मैंने पहले करा दिया है कि 24 रुपये में बेचने से 24% का नुकसान होता है, तो 14% का लाभ के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए 24% का नुकसान का मतलब 76% मिला होगा कितने रुपए बेचने पर, 24 रुपये में बेचने पर। जब आप 24 रुपये में बेचते हैं तो आपको 76% मिलता है, लेकिन 14% का लाभ चाहिए, यानी कि आप 114% की वैल्यू चाहते हैं। देखो इसको अगर हम कटाते हैं तो ये 4 से 19 बार में कट जाएगा, और ये 6 से 19 बार में कट जाएगा। अब ये 4 का 6 गुना है, तो ये भी 6 का 6 गुना होगा, यानी कि 6 को 6 से गुना कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। और 36 अपने आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। बाकी आप कोई और तरीके से भी कटाओगे तो आंसर आपको 36 ही मिलना है और कुछ नहीं। देखिए दोस्त अगले सवाल में आते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ खरीदा। कितने रुपए में? 14,250 रुपये में। उसने भेड़ को 10% लाभ पर और बकरी को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा हो तो सस्ते जानवर का क्रयमूल्य क्या था? आपको सस्ते जानवर का क्रयमूल्य बताना है। चलो निकाल लेते हैं। देखिए मेन बात है कि जब समान मूल्य पर बेचा जाए, तो मैंने आपको बोला था कि CP1/CP2 हम कैसे लिख सकते हैं, रेशियो। CP1 लिखना है तो दूसरे वाले परसेंटेज को हम इसमें प्रोसेस करेंगे। देखिए दूसरे वाले में 20% की हानि हुई है। 20% की हानि का मतलब पहला वाला CP1 बन गया 80, और शुरू वाले में 10% का लाभ था, यानी कि बाद वाला कितना बन गया, CP 110। अगर आप कटाते हैं तो रेशियो आ गया 8 और 11 का। और हमें सस्ते वाले का बताना है, तो हमें ये तो पता है कि 8 से कटेगा, सस्ता वाला है। तो अभी 8 से कटने वाले हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, इसीलिए हम अभी इसको पूरा देख नहीं सकते हैं। चलो आगे देखते हैं कि हमारे पास टोटल जो CP है वो 8 और 11 जोड़ करके कितना बनेगा, 19। 19 की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है 14,250, और हमें बतानी है 8 की वैल्यू। अब या तो आप DS ले लो या कटा सकते हो, कटाने में भी कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, अगर आप DS लेना चाहो तो DS भी ले सकते हो, कटाना चाहो तो कटा भी सकते हो। चलो आपको DS लेकर के दिखा देते हैं हम, आप कटा लेना। DS लेने के लिए 9 को तो हम लेते नहीं हैं, यानी कि 1 बचेगा इस साइड। यहाँ पर 1 है और राइट साइड में कितना है आप देखो, 5 4 9 तो लेते नहीं है, 3। 1 की वैल्यू 3 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 24 हो जाएगी। 8 की वैल्यू 8 या 24, और 24 का मतलब DS आएगा 6। अब DS 6 किस में है, देखो इसमें डिजिटल सम 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 8 तो 10 और 5 15, 15 का DS भी 6 हो जाएगा, तो इसमें भी DS 6 है। अब इसी दोनों में से कोई एक आंसर है, लेकिन इतना पता है हमें कि आंसर 8 से तो कटेगा, क्योंकि 8 यूनिट की ही वैल्यू बतानी है। अगर आंसर 8 से कट रहा है तो ये तो गया, क्योंकि लास्ट में 250 है, लास्ट का 3 अंक ही चेक करते हैं हम। 250 तो 8 से कटता नहीं है, 240 8 से कट जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। इसमें लास्ट में 3 0 है, और 3 0 आराम से 8 से कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज के लास्ट सवाल में आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया गया है कि किसी वस्तु पर लाभ है 120%, यानी कि अगर 100 की खरीदी गई है तो बेची कितनी की जाती है, 120। लाभ लेने का मतलब 220 पे बेची जाती है। अब अगर क्रयमूल्य 10% बढ़ जाए तो, और विक्रयमूल्य सेम रहे, पहले जितना ही विक्रयमूल्य रहेगा, तो नया लाभ कितना होगा। तो आप बोलेंगे जी कि ये 10% अगर बढ़ जाता है तो ये 110 हो गया। अब देखो 110 की वस्तु अगर 220 में बेचेंगे, क्योंकि विक्रयमूल्य तो सेम ही रखना है, तो पूरा फ़ायदा हो जाएगा 110 का। जितना में खरीदा है उतना का ही फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 100% का फ़ायदा होगा। बिल्कुल सेम तरीके का एक सवाल ऊपर भी था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप देख रहे हैं तो आप लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं, जो एक्टिव व्यूवर्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि 2011 से 18 तक के मेंस का पेपर सॉल्व हो। और मैं आपको बता दूं कि कल शाम तक आपको, या रात तक, कल सुबह होने से पहले आपको जरूर वीडियो मिलेगा मेंसुरेशन का। शुरू का 20 या 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और मेंसुरेशन कल बिल्कुल शुरू हो जाना है किसी भी कीमत पर। तो उसके लिए आप जरूर से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और साथ ही साथ आप कमेंट करते रहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि कितने लोग देख रहे हैं। और अगर आपके पास कोई डाउट है, आपको PDF चाहिए किसी चीज़ की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन राव सर की बुक की PDF दे दो, तो हम बुक की PDF नहीं दे सकते हैं दोस्त। मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था कि बुक की PDF देने लगे तो कॉपीराइट आ जाएगा हमारे पास, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि चैनल ग्रो करने से पहले ही बंद हो जाए। कॉपीराइट आने का मतलब चैनल बंद होना निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बुक की PDF नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। इतना है कि जो वीडियो हम बनाने वाले रहते हैं, वीडियो में जो सवाल सॉल्व करने वाले रहते हैं, वो सवाल आपको वीडियो आने से पहले उनका PDF बना के हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं
टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो वीडियो आने से पहले आपके मेंशुरेशन किया जो भी क्वेश्चन है, चाहे मैं पवन राव सर की बुक पढ़ाऊँ या कोई भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ, उसका PDF आपको ज़रूर मिल सकता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।